एनाबॉलिज्म का मतलब है बनाना, कैटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना। जिस्म के इम्यून सिस्टम को थ्रेट दे सकता है, उसकी भी रुख जिगर ने करना है, और जिस चीज को बना के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करना है वो भी जिगर ने करना है। जब जिगर ठीक तरह काम नहीं करेगा, टॉक्सिक एस्ट्रोजन आपके पास ऊपर जाएगा। स्नैकिंग छोड़ दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आ जाए। मिल्क थिसल लेना ये सबसे प्रीमियम सप्लीमेंट है। नाजरीन, अब बात करते हैं कुछ हेल्थ के हवाले से। तो जिगर इंसानी जिस्म के सबसे अहम अज़ा में से एक है जो हमारी जिस्म को डिटॉक्स करने, विटामिन को ज़ख़ीरा करने और हाजमे में मदद फराहम करने बेशुमार अहम काम अंजाम देता है। ताहम हमारी गैर सेहतमंदाना ग़ज़ाई आदात, नाकिस तर्ज ज़िंदगी, आलूदगी के नतीजे में जिगर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी समेत दीगर जानलेवा बीमारियों का खतरा भी लाहक होता है। जिगर के मुख्तलिफ अमराज की वजूहात क्या हैं, इनकी अलामात की पहचान कैसे की जा सकती है, सबसे बढ़कर इनसे बचा कैसे जा सकता है, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला को। डॉक्टर सहर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जिगर का हमारी बॉडी में क्या रोल है, इसकी अहमियत को आप किस तरह से बयान करेंगी शुरू में? देखिए जी, लिवर आपके जिस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से बनता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यानी बनाना भी और तोड़ना भी। एनाबॉलिज्म का मतलब है बनाना, कैटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना। यानी जिस्म के जितने सारी सेंट्रल फंक्शन है, जो बनाना है वो भी यहाँ हो रहा है, जो तोड़ना है यानी उसको खारिज करने की डायरेक्शन में निकालना है, क्योंकि मे बी वो जहरीला है, जिस्म के लिए वो ख़तरनाक हो सकता है, या जिस्म के इम्यून सिस्टम को थ्रेट दे सकता है, उसकी भी रुख जिगर ने करना है। और जिस चीज़ को बना के टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि वो हमारी बॉडी को फ़ायदा दे सके, वो भी जिगर ने करना है। यहाँ तक कि आपके जिस्म से आपका एक डाइजेस्टिव फ्लूइड सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स लेके निकलता है, बाइल, उसको बनाते ही आपका जिगर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वो कौन कौन सी बीमारियाँ स्पेशली नाम लेके जो आपको एक तो जिगर से होती हैं, और सिम्टम्स के बारे में बताइए। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि आपके पाँव से हीट निकल रही है, हाथों से हीट निकल रही है। लव दैट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो मैं आज खास करके फुट लिवर कनेक्शन के बारे में बात करना चाहूंगी। बहुत सारे सिम्टम्स आपको बताऊंगी जो पैरों से बहुत अर्ली स्टेज में आप बता देते हैं कि जिगर की वजह से होते हैं। जिगर की वजह से बीमारियां कौन सी होती हैं, पहले इसका एक लाइन में आंसर करना चाहूंगी। पूरे के पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके पास डायबिटीज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना आ जाता है, ब्लड प्रेशर का हाई होना आ जाता है। आपके पास इवन के मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आगे वाली डिजीज अब स्टेजेस में कहा जाता है कि अल्जाइमर्स डिजीज भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। और इस पर मैंने एक बड़े मजे की वीडियो भी की थी अपने यूट्यूब पे, जिस पे मैंने बताया था अल्जाइमर्स डिजीज वाली प्रोटीन जिगर से स्टार्ट कैसे होती है। खैर, लेट्स सेव दैट फॉर सम अदर टाइम। फुट लिवर कनेक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पैर की बात हम क्यों आज कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपका पैर बताता है आपका जिगर खराब है। क्यों? क्योंकि पैर जिगर से दूर एसोसिएटेड है। पैर एक ऐसी जगह है जिसको ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी देर से पहुंचती है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिगर में, तो करीब वाले हिस्सों में तो पहले सिम्टम्स नहीं आएंगे ना, उनको तो चीज़ मिलती रहेगी। पहले सिम्टम कहाँ आएगा? दूर वाले हिस्से में आएगा। इसलिए पैर के सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सिम्टम जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो आपके पास पिटेकी भी होते हैं। पिटेकी कहा जाता है सबक्यूटेनियस हेमरेजेस को। छोटे छोटे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास इसके। रेड स्पॉट्स, पर्पल स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स, ये पूरी पिनिया जिस जगह को कहते हैं ना, शिन्स को, यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों बनते हैं? ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट का मतलब है प्लेटलेट, पीनिया का मतलब है कम होना। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के वो सेल्स हैं जो कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं। जब जिगर ठीक काम नहीं कर रहा होता, प्लेटलेट्स का नंबर नीचे जाता है और जिगर ब्लड में अदरवाइज भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का रप्चर और ये माइनर हेमरेजेस शुरू होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी अर्ली स्टेज है। इसको पिटेकी भी कहा जाता है, सबक्यूटेनियस हेमरेज भी कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से होता है। और पिटेकी की एक और वजह विटामिन सी की कमी भी होती है जिस्म में, उसको जिगर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। आपका काबिल डॉक्टर बता सकता है कि कौन सा जो पिटेकी है वो विटामिन सी की कमी से है और कौन सा लिवर की वजह से है। दूसरी जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो टांगों की स्किन है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग पैरों की आपके पास शाइनी हो जाएगी, पतली हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। पतली क्यों होगी? लिवर आपके पास कोलेजन प्रोटीन बनाने में काम आता है, जो आपकी ये स्किन होती है। दूसरा, आपके पास वो शाइनी और बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी। और एक और चीज़ है आपके पास स्पाइडर वेन्स। ये मैं सारे पॉइंट्स लिख के लाई हूँ कि एक भी चीज़ आप लोग मिस ना करें। जबरदस्त, बड़ा अच्छा काम आपने। बिल्कुल, सारे बोर्ड पे। स्पाइडर एंजियोमा और स्पाइडर वेन्स
जिन लोगों को होती है ना वो पहचान लेते हैं, और ये सिर्फ पैरों और टांगों पे नहीं होती, पूरे जिस्म में हो सकती हैं, और पहले ये पैरों और टांगों पे शुरू होती है। ये आपके पास क्यों होती हैं? मर्द और औरत दोनों के जिस्म में एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, औरत के जिस्म में ज़्यादा होता है। टॉक्सिक एस्ट्रोजन से हमारा जिस्म सारी ज़िंदगी एक्सपोज रहता है, जो आपके पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, GMO फूड प्रोडक्ट्स में है, जिसको जिगर ने खारिज करना होता है। जब जिगर ठीक तरह काम नहीं करेगा, टॉक्सिक एस्ट्रोजन आपके पास ऊपर जाएगा, और टॉक्सिक एस्ट्रोजन जब ऊपर जाता है, इसमें एबिलिटी होती है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की, एक्सपैंड करने की, वेस्कुलर पूलिंग करने की, और वो ऐसे मकड़ी के जाले जैसी वेन्स की शेप करता है। ये बहुत शुरू की निशानी है जो आपके पास यहाँ पर नजर आती है। देखा भी जाता है, पाँव पे भी ये होते हैं। बड़े पेशेंट्स आते हैं अक्सर, मुझे उठाएंगी पेशेंट्स, सलवार दिखा के डॉक्टर साहब ये देखें क्या है, फिर उनका वो पता लगता है कि टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज़्यादा है, उनका फैटी लिवर है। और यही वजह है कि अक्सर जो प्रेग्नेंट औरतें होती है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा होता है, तो बाद में उनको स्पाइडर वेन्स भी हो जाती है और पित्ते की पत्थरियां भी हो जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से बाइल बिल्डअप। अक्सर औरतें प्रेगनेंसी से रिकवर करेंगी जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा होगा, पित्ते में पत्थरियां हुई होंगी, इसी वजह से होंगी। यहीं से मैं नेक्स्ट सिम्टम पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट सिम्टम होता है जी आपके पास आपकी स्किन बहुत ज़्यादा येलोनश हो जाती है, और स्किन येलो होने के साथ साथ ये जो एक जॉन्डिस का भी काइंड ऑफ सिम्टम होता है, आपका जो यूरिन है वो डार्क पेल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे उन लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अक्सर लोग जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनका यूरिन भी डार्क पेल होता है, उसका मतलब नहीं है कि आपको जिगर का मसला है, खास करके बी कॉम्प्लेक्स जो ले रहे हो। और जो स्टूल है ना आपका पखाना, वो लाइट कलर का हो जाएगा। ये होता है जनाब कोलेस्टेसिस की वजह से। कोलेस्टेसिस क्या चीज़ है? कोलेस्टेसिस का मतलब ये है कि आपका लिवर जो डाइजेस्टिव फ्लूइड बाइल बनाता है, उससे जिन नालियों से निकलना है, बाइल डक्ट से, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, स्लज आ रहा है, वो रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से बाइल ने नॉर्मली एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को फॉलो करना था। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि उसने नीचे आंतों तक अपनी साइकिल कंप्लीट करनी थी, कुछ रिसाइकल होकर पोर्टल वेन के थ्रू वापस लिवर में आना था, वो ये नहीं कर पाता, उसका साइकिल खराब हो जाता है। अब वो वापस लिवर में भी जाएगा, ब्लड में भी जाएगा, टिश्यूज में भी जाएगा। अब जहाँ जहाँ जाएगा वो इरिटेशन क्रिएट करेगा। इस कंडीशन को कोलेस्टेसिस कहते हैं, और इसकी वजह से एक और सिम्टम आता है जो कि आपके पास आता है, इची स्किन। ऐसे लोगों के पैरों में इतनी खारिश होगी, और मुझे यकीन आज की वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा हमें तो ये इस वजह से हो रहा है। इची स्किन इससे क्योंकि बाइल जिस्म से जहरीला मादा भी तो लेके निकलता है ना, जब वो जहरीला मादा नहीं निकलेगा और बाइल कोलेस्टेसिस हो रहा है, वो पीछे आ रहा है, तो आपके पास इची स्किन करेगा। यहीं से नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है पैरों की बदबू। ऐसे लोग चाहे पैरों को जितना मर्जी धो लें, सर्दियां हो गर्मियां हो, जराबे पहने ना पहने, उनके पैरों की बदबू नहीं जाती है, क्योंकि बाइल वाले टॉक्सिन्स जब पीछे आ रहे होते हैं तो आपके पास बदबू लेके भी आ रहे होते हैं। यहीं से नेक्स्ट सिम्टम आपके पास आ जाता है पैरों की एड़ियों का फटे होना, यानी आपके पास क्रैक्ड हील्स। जितना मर्जी पेडिक्योर करा लें, जब तक डाइटिंग और ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं होंगी, मैं देखती हूँ खवातीन को इतना फैटी लिवर है, इतना ओवरवेट, और पैर साफ करवा रही है, अपनी सेहत तो ठीक करें पहले, ठीक है ना। पेडिक्योर से क्या होगा, इंटरनली काम करें, पेडिक्योर से क्या करेंगी आप। अब वो क्या क्यों होता है आपके पास क्रैक्ड हील्स क्यों होती हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी की वजह से होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास क्यों कम होंगे? इसलिए कम होंगे क्योंकि जो बाइल है अब वो फ्लो ठीक नहीं कर रहा, अगेन बाइल, ठीक है। बाइल ने आपके पास जिस्म में विटामिन ए एब्जॉर्ब करना था, ओमेगा 3 एब्जॉर्ब करना था, विटामिन के एब्जॉर्ब करना था, डी एब्जॉर्ब करना था। के एब्जॉर्ब नहीं होगा, के ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, अगेन हैमरेजेस। विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होगा, ए ने आपके स्किन की रिसाइकलिंग करनी होती है, रिजुविनेशन करनी होती है, क्रैक्ड हील्स होंगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, अगेन आपकी क्रैक्ड हील्स होंगी। फैटी लिवर को आप ट्रीट करेंगे तो ये सारी चीजें ट्रीट होंगी। और एक और मजे की चीज है, जो आपको पैरों का बड़ा अंगूठा सूज जाता है, जिस जॉइंट को आप कहते हैं मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, जो कि गाउट की निशानी है। गाउट की निशानी कहते हैं ना कि पहले नॉर्मली दाएं पैर का बड़ा अंगूठा आपके पास सूज जाता है। अब आप कहेंगे जी वो तो किडनी की वजह से होता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, क्योंकि किडनी ने पेशाब निकालना होता है। जो यूरिक एसिड है ना, उस साइकिल की शुरुआत हमेशा लिवर में होती है, यूरिया की फॉर्म में। लिवर में पहले यूरिया बनता है, लिवर में यूरिया साइकिल कंप्लीट होती है, फिर वो यूरिया आपके पास किडनी में जाता है। और साहब जो मुझे समझ आ रही है ना कि सारी बीमारियों का जो आगाज है ना वो लिवर से होता है, और बहुत सारी सिम्टम्स पे हमने बात। ये बताइए, हो जाए फैटी लिवर तो इसको रिवर्स किस तरह से किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहली जो चीज आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, वो आपने इंक्लूड करनी है कि डाइट आप कम कर दें, स्नैकिंग छोड़ दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आ जाए, हेल्दी कीटो की तरफ आ जाए, और कुछ ऐसे सॉल्ट्स और सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो आपके पास बाइल की फ्लो को ईजी करते हैं। एक तो आपने कम से कम 16 से 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और यहाँ पर अपनी डाइट से फैट निकालने की गलती नहीं करनी। लोग पता क्या करते हैं, सोचते हैं हमें फैटी लिवर हो गया, मैं अंडे की जर्दियां ना खाऊं, गोश्त ना खाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा लाइपोट्रोपिक एजेंट कोलीन आपके पास, लाइपोट्रोपिक को कहते हैं चर्बी काटने वाला, चर्बी काटने वाले को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं लाइपोट्रोपिक। कोलीन है ही अंडे की जर्दी और गोश्त में। अंडे की जर्दी और गोश्त छोड़ के आप फैटी लिवर का इलाज नहीं खा सकते, जबरदस्त खा के आप कर सकते हैं, ठीक है।
सब्जियां तो लेनी है, लेकिन आपने फैटी डाइट भी लेनी है। दूसरा, जब आप डाइट में फैट लेते हैं तो वो आपके लिवर को स्टिमुलस देता है कि वो बाइल और सिक्रीट करे। अगर आपके लिवर के प्रॉब्लम के साथ बाइल कम सिक्रीट हो रही है, अभी हमने बताया बाइल की वजह से कितने मसले हो रहे हैं, तो जब आप सैचुरेटेड फैट लेंगे, खास करके देसी घी और ये सारी चीज़ें, तो वो सिक्रीट होगा। कुछ बड़ी ज़बरदस्त हर्ब्स होती हैं जो जिगर से चर्बी कम करती हैं, जिसमें आपके पास मिल्क थिसल भी होती है। एक पूरा लिवर डिटॉक्स हर्ब्स का प्लान होता है, एक पूरा लिवर डिटॉक्स एक वो है, एक फॉर्मुलेशन है जो मैं क्लाइंट्स को कंप्लीट गाइड भी करती हूँ। उसमें आपके पास मिल्क थिसल होती है, उसको सिलिमेरिन भी कहा जाता है, बड़ी पुरानी चाइनीज़ हर्ब है। उसमें टर्मरिक होती है, उसमें सिट्रस फील होता है, उसमें आपके पास सिनेमन होता है, उसमें आपके पास त्रिफला होता है, उसमें आपके पास फेनल होते हैं। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, कीटो के साथ और कुछ एडेप्टोजेनिक हर्ब्स के साथ आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कोई सप्लीमेंट्स हैं जिसको आप लेने से अपने लिवर को रिकवर कर सकें और जरा उसमें हेल्प मिल सके, वो कौन सी हैं और कौन सी लेनी चाहिए? सबसे पहले जो सप्लीमेंट आपने लेना है, अगर आप सिंथेटिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप इसका ऑर्गेनिक हर्ब भी ले सकते हैं, मिल्क थिसल, वो लिवर डिटॉक्स एक पूरे प्रोग्राम में, तो आपने मिल्क थिसल लेना है। ये सबसे प्रीमियम सप्लीमेंट है। मिल्क थिसल ना सिर्फ आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में काम आता है, बल्कि वो जो अभी ईस्ट्रोजन की ज्यादती की मैंने बात की थी ना, मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की, सबकी प्रिस्क्रिप्शन में मैंने मिल्क थिसल लिखा होता है। 500 से 1000 मिलीग्राम डिपेंडिंग आपके पास केस किस इंटेंसिटी का, इसको आपने डेली एम्प्टी स्टमक लेना होता है। फिर आपने लेना है टडका, ये मैं सिंथेटिक सप्लीमेंट्स अभी बता रही हूँ, TUDCA, या रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स ट्वाइस डेली विद मील्स, ताकि वो आपके लिवर से सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट करे। फिर आपने लेना है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, ये वाले जो सारे वेजिटेबल्स हैं, केल, इनका एक कंसंट्रेटेड सप्लीमेंट मिलता है। इनमें जो केमिकल होता है ना जो फैटी लिवर को रिवर्स करता है, वो होता है डाई इंडोलाइल मीथेन डिम। इसका 500 मिलीग्राम डेली जो है वो आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। जितने भी 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स हैं, चाहे वो करेला है, चाहे वो मोरिंगा है, चाहे वो आंवला है, सारे के सारे ग्रीन पाउडर्स जो है वो जिगर की चर्बी काटते हैं। अदरक आपके पास बाइल की फ्लो स्टिमुलेट करता है, अदरक का पाउडर इंक्लूड करें, वो जिगर की चर्बी काटता है। आपके पास जो 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर है, वो जिगर की चर्बी काटता है, उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। ऑल ऑफ दीस थिंग्स कैन कट योर लिवर। अच्छा सहर, ये जो बीमारी है लिवर से रिलेटेड जो जनरेट होती है, क्या ये आपकी मेमोरी पर भी असरअंदाज होती है? आपने बताया पाँव से डिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल फासला तो सर की तरफ भी काफी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी मुतासिर करती है। लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि उस दिन मैं एक मेडिकल कॉलेज में बड़ा अरसा प्रोफेसर रही हूँ 2021 तक, तो वहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज का टॉपिक हर साल मेरे पास होता था। तो अल्जाइमर्स बुक में तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें था कि जी एक प्रोटीन होती है हमारे दिमाग में, बीटा एमोइलाइड। बीटा एमोइलाइड की जब एबनॉर्मल फॉर्मुलेशन बने ना, और वो दिमाग में टेंगल्स और जिसको आप पंजाबी में कहते हैं गुंजले बनाए, तो अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है। खैर बड़े साल में उसको पढ़ाते पढ़ाते जब बोर हो गई, तो मैंने कहा जरा इसमें प्रोब करते हैं। तो वो जो बीटा एमोइलाइड है ना, वो आपके पास लिवर में बनना शुरू होती है। अगर आपके पास लिवर फंक्शनल नहीं है, लिवर फैटी नहीं है, लिवर के जो सेल्स हैं उसको पैरेंकाइमेटस सेल्स कहा जाता है, वो ठीक नहीं है, तो वो बीटा एमोइलाइड की गलत फॉर्म बनाएगा। अल्जाइमर्स डिजीज की शुरुआत यहाँ हो सकती है, थायराइड की शुरुआत लिवर में हो सकती है। लोग समझते हैं कि आपको पता है ये बहुत सारे लिवर के जो पेशेंट्स होते हैं, इनके पैर गर्म भी होते हैं और बहुत सारों के पैर ठंडे भी होते हैं। उसकी रीजन ये है, लोग समझते हैं थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म थायराइड ग्लैंड में बनती है, 90% लिवर में बनती है। 90% थायराइड हार्मोन लिवर में बनता है, सिर्फ 10% आपके पास थायराइड ग्लैंड में बनता है। अगर लिवर फैटी होगा, आपका थायराइड भी नीचे जाएगा और पैर भी आपके ठंडे होंगे। अच्छा, तो अब लास्टली हमें ये बता दें कि हमारी ऑडियंस को कि जिगर की बीमारी से बचने के लिए कौन सी आदत हैं जिनको तर्क कर देना चाहिए और कौन सी ऐसी हैं जिन्हें अपना लेना चाहिए? कोई दो चार इस तरह की। सबसे पहले सारी कोल्ड ड्रिंक्स और सारे फ्रूट जूसेस छोड़ दें, चाहे वो नेचुरल फ्रूट जूसेस भी हैं। नेचुरल फ्रूट जूसेस भी छोड़ दें सबसे ज्यादा, बिकॉज आपके पास शुगर दो तरह का होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जितने भी फ्रूट्स में आपके पास शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है। चाहे आप नेचुरल फ्रुक्टोज भी लेते हैं, आपके पास सारे का सारा लोड आपके पास लिवर पे पड़ता है, और वो फैटी लिवर का सबसे बड़ा कल्प्रिट फ्रुक्टोज है। वेजिटेबल ऑयल्स छोड़ दीजिए, जंक फूड छोड़ दें, शुगर छोड़ दें, और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं प्लीज इसे छोड़ दें। लिवर का किलर है अल्कोहल। और अपनाना किन अच्छी आदत को चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग को, कीटो को, सुबह 1 घंटा वॉक करें, रात को जल्दी सोएं। डाइट में ये लिवर डिटॉक्स हर्ब्स जिनका मैंने जिक्र किया है, इनको डेली बेसिस पे, चाहे नहीं भी है प्रॉब्लम, मैं लेती हूँ, उसको आप इंक्लूडेड रखें। ग्रीन हर्ब्स को इंक्लूडेड रखें, गोश्त खाएं, अंडे खाएं, टेंशन फ्री रहें। अच्छा सहर, एक और चीज भी बता दीजिए, टाइमिंग के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट करना चाहिए 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या सुबह आप 6 बजे कर लो, और रात के खाने में भी यही टाइमिंग का इशू है कि 9 बजे करें या 8 बजे करें। फिर साथ रूटीन को किस तरह मैच करें? जो घर आते ही 9 बजे हैं, जाहिर बात है वो 10 बजे डिनर करेंगे, तो इसके मामले में जरा रूटीन किस तरह मैनेज करें? अच्छा, मैं थोड़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। मैं क्लिनिक से 7 बजे आती हूँ, लेकिन मैं अपना डिनर, ये मेरा ड्राइवर बैठा हो, आप इससे पूछे, 4 बजे क्लिनिक पे कर लेती हूँ, डिनर कर लेते हैं, बनवा के लेकर जाती हूँ, बिकॉज
आई हैव क्रॉस 35, यू नो। अब अगर कोई 25 से 30 के बीच है तो उनको हम कहेंगे कि जी आप 7 साल की उम्र तक डिनर कर दें। कोई 30 से 35 के बीच है तो जी 5-6 बजे तक कर दें। कोई मेरी तरह बेचारा 35 भी टप गया है तो वो 4 बजे तक जो है अभी आप लगती नहीं वो डिनर, अल्लाह का शुक्र है, तो वो 4 बजे तक जो है वो आप डिनर कर लें और नाश्ते को जितना घसीट सकते हैं घसीटें, आगे थकाएं खुद को, तड़पाएं खुद को। मैं हमेशा कहती हूँ यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट। जब तक थक टूट नहीं गए हैं उठने के 4-5 घंटे बाद तक नाश्ता मत करें, थकाएं खुद को। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं 8 बजे करें, 8 बजे नहीं, आपको भूख लगवानी है खुद की बॉडी को। और सहारा जब भी आप आते हैं तो मुनफरिद इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और बहुत सारी अच्छी बातें करके जाती है जो शायद आपको बुक्स टॉपिक पे कुछ छोड़ा नहीं है सर, कुछ नहीं छोड़ा, अभी बहुत कुछ है बाकी, आपको मजीद दावत देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी Thank you, मौजूदगी का। तो नाज़रीन आपको पता चल गया होगा कि आपने अपने लिवर का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि लिवर ही बेसिकली बुनियाद है, फाउंडेशन है हर बीमारी की जो आपको हो रही है।